नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चरक संहिता कल्पस्थान का पहला अध्याय, जो कि है मदन कल्प अध्याय। तो अ, चलो देखते हैं इसमें क्या है। मदन कल्प अध्याय, जो कि मतलब कि इसमें क्या है, मदन फल की जो कल्पनाएं हैं, मतलब कि इसको जब हम जो कर्म कराएंगे, वमन, विरेचन, आस्थापन, वस्ती, अनुवासन, इसमें मदन फल को हमें कैसे यूज़ करना है। मदन फल, जीमूतक, इच्छवाकु, मतलब अपन इसमें वामक द्रव्य पढ़ेंगे, विरेचक द्रव्य पढ़ेंगे, और औषध संग्रह काल पढ़ेंगे, देश पढ़ेंगे, औषध संग्रह काल पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसकी निरुक्ति। इसमें क्या निरुक्ति आई है, वमन विरेचनाम कल्पः तिष्ठन्ति अस्मिन् इति कल्पस्थानम, जो कि चक्रपाणि ने दिए डेफिनेशन। मतलब कि क्या है, इसमें वमन विरेचन करने वाले जो द्रव्य है उसकी जो कल्पनाएं है वो इसमें बताई गई है। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे पिक्चर लगाई है। वमन वाली जो पिक्चर है वो सबसे पहले लगाई है, और विरेचन वाली उसके बाद में लगाई है। ठीक है, इसके पर्याय में आ जाते हैं। तो आपने जो चरक सूत्र स्थान पढ़ा था, जो उसका जो 30वां अध्याय था, चरक सूत्र स्थान का 30वां अध्याय, उसमें इसका पर्याय बताए थे कल्प स्थान को। और क्या कहते हैं, कल्प स्थान को विकल्प स्थान और दिव्य स्थान संज्ञा दी गई है। विकल्प स्थान क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि मान लो अगर हमको हमारे पास जो योग बताया है, जैसे कि हमारे पास मदन फल नहीं है, तो हम उसके जगह पे इच्छवाकु भी यूज़ कर सकते हैं, धामार्गव भी यूज़ कर सकते हैं। अगर धामार्गव नहीं है अपने पास तो वत्सक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब विकल्प है अपने पास, विकल्प है, इसलिए विकल्प स्थान, इसके लिए कल्प स्थान के लिए विकल्प स्थान का जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ किए। दिव्य स्थान क्यों किया है, दिव्य मतलब कि ये जो जो औषधियाँ है वो अपना दिव्य इफेक्ट दिखा रही है। मतलब कि ऐसा इफेक्ट जो कि मतलब कि प्रभाव से जो काम कर रही है वो दिव्य इफेक्ट दिखा रही है। मतलब कि बहुत एक्सट्रीम से एक्सट्रीम व्याधियों को भी शमन करने में ये कार्यकर हो रही है, इसलिए इसको दिव्य स्थान भी क्या कहा गया है। ठीक है, कल्प स्थान में वमन, कल्प स्थान में वमन मतलब कैसे बताया है, वमन विरेचन द्रव्य के सुखपूर्वक प्रयोग विधि का वर्णन किया है। जो कल्प स्थान है ना, ये इसमें अपन को जो वमन और विरेचन कराना है उसको सुखपूर्वक कराना, मतलब कि जो पेशेंट है उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, मतलब कि मतलब कि उपद्रव ना हो, उसको सुखपूर्वक विरेचन करवाना है, और मतलब कि अच्छे से वो ठीक हो जाए। तो जो कल्प स्थान में वमन और विरेचन करवाना है उसको सुखपूर्वक विरेचन करवाना है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो ये फोटो लगाई है, ये सबसे पहले लगाई है जो इसकी जो कल्पनाएं है, मतलब कि अपन को जो इसकी कल्पना है उससे वमन विरेचन करवाना है, और वो भी सुखपूर्वक, मतलब उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं वमन की डेफिनेशन पे। वमन की डेफिनेशन में क्या आ जाता है, तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, मतलब कि ऊर्ध्व भागों से दोषों को हरना वो वमन है। ऊर्ध्व भागों से मतलब कि ऊपरी मार्ग से, ऊपरी मार्ग क्या, अपना जो माउथ वाला जो पैसेज है उससे अपन को दोषों को बाहर निकालना है, उसको क्या बोलेंगे, वमन। देखो मैंने पिक्चर लगाई है, उसकी जो मुंह से वो निकाल रही है, मतलब कि मुंह से अपने दोषों को बाहर निकाल रही है, हिमेटियोसिस, दैट इज वोमिटिंग। ठीक है, विरेचन में क्या आ जाता है, एक्चुअली जो विरेचन टर्म है वो एक थोड़ा ब्रॉड टर्म है। तो देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन क्या है। अधोभागे विरेचन संज्ञकम, मतलब कि अधोभाग से दोषों को बाहर निकालना वो विरेचन है। उभयम व शरीर मलम विरेचनाद विरेचन संज्ञा लाभते, मतलब कि नीचे से निकालना वो तो विरेचन है ही, लेकिन उभयम मतलब कि दोनों तरफ से, नीचे से और ऊपर से क्या, जैसे कि जो शिरो विरेचन होता है या फिर शिरोधारा होती है वो भी विरेचन के अंदर इंक्लूड होती है। इसलिए यहाँ पे उभयम जो शब्द यूज किया गया है वो इसी के लिए यूज किया गया है, मतलब कि अधोभाग से होता है वो विरेचन तो होता ही है, लेकिन जो नस्य होता है जिसको अपन शिरो विरेचन बोलते हैं वो भी विरेचन के अंदर ही आता है। तो जो विरेचन है वो एक ब्रॉड टर्म है, वो अधो के लिए भी यूज होता है और
ऊर्ध्व ऊर्ध्व वाले प्रदेश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि ऊर्ध्व वाली क्रिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम चलते हैं वमन के द्रव्य पे। तो हमें इसमें षड वामक द्रव्य पढ़ना है, मतलब कि 6 द्रव्य पढ़ना है वमन के लिए। वमन के लिए कितने द्रव्य पढ़ना है? 6 द्रव्य पढ़ना है। ठीक है, वमन के लिए जो द्रव्य जो यूज करते हैं अपन, वो काय से प्रेरित होते हैं? वो उदान वायु से प्रेरित होकर वमन कराते हैं। मतलब कि इसमें उदान वायु का इन्वॉल्वमेंट होता है, उदान वायु का इन्वॉल्वमेंट होके ये वमन करवाएंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से द्रव्य आते हैं? सबसे पहले आता है मदन फल। मदन फल जो कि श्रेष्ठ वामक द्रव्य है। मदन फल, जीमू तक। मैंने देखो इसकी ऑर्डर में ये भी लगाइए, पिक्चर्स भी लगाइए, तो आपकी जो मेमोरी है वो स्ट्रांग बनेगी। जो सबसे पहला जो दिख रही है आपको वो मदन फल है। मदन फल फर्स्ट पिक्चर में। सेकंड में क्या है? जीमू तक। जीमू तक। इच्छवाकु, ये जो लौकी जैसा या फिर थोड़ा सा बड़ा सा जो दिख रहा है वो इच्छवाकु है। धामारगव, ये रहा धामारगव। इसके नीचे जो आ गया हो वो वत्सक। ये आ गया जो जिसमें फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको वाइट कलर के, वो वत्सक है, वत्सक। और जो छठवा आ गया वो कृतवेदन। एक बार मैं फिर से नाम रिपीट कर देता हूँ इसके। जो फर्स्ट है वो मदन फल, सेकंड जीमूतक, इच्छवाकु, धामारगव, वत्सक और कृतवेदन। मदन फल, जीमूतक, इच्छवाकु, धामारगव, वत्सक और कृतवेदन। ये षड वामक द्रव्य है जो कि उदान वायु से प्रेरित होकर वमन करवाते हैं। इसके नेक्स्ट क्या जाता है? तो कभी कभी जो क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि पंच महाभूत और पंचकर्म में क्या संबंध है? पंच महाभूत और पंचकर्म में क्या संबंध है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए कि जो लघु वाले जो है, जो लघु गुण वाले जो पंच महाभूत है, जैसे कि अग्नि और वायु, जो मतलब कि हल्के हैं, वो वमन करवाएंगे। और जो भारी महाभूत है जैसे कि पृथ्वी, जल, ये विरेचन करवाएंगे। अग्नि और वायु वमन करवाएंगे और जो पृथ्वी और जल महाभूत है वो विरेचन करवाएंगे, क्योंकि वो गुरु रहेंगे तो नीचे की ओर उसकी गति होगी। और अग्नि और वायु जो है वो महाभूत वमन करवाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगा के रखी है। वमन के जो द्रव्य है उसमें प्रधान रूप से जो महाभूत की जो अधिकता होती है, जो वमन के द्रव्य में अग्नि और वायु महाभूत की अधिकता होती है। और वो जो द्रव्य होते हैं वो लघु होते हैं। लघु होने का हल्के होंगे, हल्के होंगे तो ऊपर की ओर गति आसानी से कर पाएंगे, लघु गुण होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी और विकासी गुण होता है। ऊष्म, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी और विकासी। और सुश्रुत जी जो बताते हैं, ये तो चरक के हिसाब से था, सुश्रुत जी क्या बताते हैं? वो स्वभाव से ही वामक द्रव्य होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उष्ण तीक्ष्ण, ऐसा कुछ नहीं है। सुश्रुत जी बताते हैं कि वो स्वभाव से ही, वो प्रकृति से ही वामक द्रव्य है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? जो वामक द्रव्य होते हैं वो अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होते हैं, लघु होते हैं, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायु और विकासी होते हैं। और जो सुश्रुत ने बताया वो स्वभाव से या फिर प्रकृति से वामक द्रव्य बताए। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं विरेचन द्रव्य। विरेचन के नव द्रव्य बताए। विरेचन के लिए 9 द्रव्य बताए। वो कौन कौन से हैं? श्यामा, त्रिव्रत, चतुरांगुल। चतुरांगुल किसको बोलते हैं? आरगवत को बोलते हैं चतुरांगुल। तिलवक, तिलवक लोध्र का पर्याय है। तिलवक किसको बोलते हैं? लोध्र को। महावृक्ष, महावृक्ष चरक ने स्नूही को बताया है। देखो मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगाई है जिसमें कांटे कांटे दिख रहे हैं। जो फोर्थ पिक्चर है वो है स्नूही की। फिर सप्तला, सप्तला जो सिक्स पिक्चर में सप्तला। शंखिनी, दंती, ये जो है दंती की पिक्चर है, दंती। तो 9 वामक द्रव्य कौन से हैं? श्यामा, त्रिव्रत, चतुरांगुल, तिलवक, महावृक्ष, सप्तला, शंखनी और दंती या फिर द्रवंती। ठीक है, आपको इसके पर्याय बिल्कुल याद रहने चाहिए। जो चतुरांगुल है उसको आरगवत बोलते हैं, जो तिलवक होता है वो लोध्र होता है, महावृक्ष है वो स्नूही है। ठीक है, और दंती द्रवंती आपको पता ही है, शंखनी, ये सब पता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, मैंने आपको इसके पहले ही बताया था जो विरेचन वाले जो द्रव्य है वो भारी होंगे, गुरु होंगे।
और इसमें कौन कौन से महाभूत की अधिकता होगी? इसमें पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होगी। ठीक है। उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी और विकासी होंगे। सुश्रुत ने क्या बताया है? उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म तो बताया ही है, लेकिन विकासी की जगह उनने सरगुण बताया है। उष्ण, तीक्ष्ण, व्यवाही तो बताया है सुश्रुत ने, लेकिन विकासी की जगह सरगुण बताया है। तो इसमें क्या क्या है? जो विरेचन वाले द्रव्य है वो पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत की प्रधानता होगी। गुरु होंगे, इसलिए भारी होंगे तो नीचे की ओर गति करेंगे। ऊष्म, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवाही और विकासी गुण वाले होंगे, लेकिन जो सुश्रुत ने बताया वो सरगुण बताया है इसमें। ठीक है। इसके नेक्स्ट आ जाते हैं। आपने जब सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा तब जांगल देश, अनूप देश, साधारण देश, जो कि विमान स्थान में पढ़ा था अपन ने। विमान स्थान में जनपद उद्वंशीय चैप्टर में पढ़ा था। उसमें हालांकि इतना डिटेल में वर्णन नहीं था इसका, लेकिन यहाँ पे अपन को डिटेल में इसका डिटेल्स देखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं जांगल देश। जांगल देश में क्या क्या है? तो जांगल देश की जो एयर है उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगी, इसलिए यहाँ पे लिखा है शुष्क वायु। शुष्क मतलब कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगी। तो जांगल देश मतलब कि क्या, आप मान लो रेगिस्तान, रेगिस्तान नहीं मतलब कि उसमें भी थोड़ी हरियाली होती है। बहुत लंबे लंबे प्लांट्स हो गए वहाँ पे, और जिसकी जो रूट्स है बहुत बड़ी बड़ी है, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। और बहुत गरम गरम हवा चल रही है वहाँ पे। मैंने आगे पिक्चर्स लगाई है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे शुष्क वायु, शुष्क वायु होगी जांगल देश में। और जांगल देश में क्या क्या होंगे? जो यहाँ पे जो वृक्ष होंगे, वृक्ष कौन कौन से हैं? कदर, खदीर, असन, अश्वकर्ण, तिनीश, धव, शल्लकी, अश्वत्थ, वट और आमलकी। वट और आमलकी भी इसमें है। तो ये जो अगर अपन इन वृक्ष को देखें तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? ये बड़े वृक्ष है, मतलब कि बहुत लंबे लंबे वृक्ष है और इनमें कांटे हैं। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे पानी की कमी है, पानी की कमी है, और एयर में ड्राइनेस है। इसलिए तो अगर पानी की कमी है तो इसलिए वो उसकी जो लेंथ है वो बढ़ रही है और उसमें कांटे आ रहे, थ्रॉन्स आ रहे, तो वो इवोपरेशन को कम करेंगे। इसलिए जो है, जो जांगल देश है यहाँ पर पानी की कमी है, इसके कारण जो ट्रीज है वो लंबे लंबे है और इनमें कांटे हैं। एक बार इसके जो प्लांट्स इसके नाम में रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या क्या है? कदर, खदीर, असन, अश्वकर्ण, तिनिश, धव, शल्लकी। शल्लकी में पता है आपको कांटे होते हैं। ठीक है। अश्वत्थ, वट, आमलकी। ठीक है। ये यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? इसमें पक्षी कौन कौन से होते हैं? जो बर्ड्स कौन कौन से होते हैं? इसमें लाव, लाव, तीतर, चकोर, पक्षी। मतलब कि लाव होता है, लाव एक पक्षी का नाम है। आगे मैंने फोटो लगा के रखी है, आपको और अच्छे से समझ में आए। लाव, तीतर, चकोर। ठीक है। इसमें कौन से दोष की बहुलता होती है? यहाँ पर जांगल देश में जो पुरुष होता है इसमें वात पित्त की बहुलता होती है। वात पित्त की बहुलता होती है। ठीक है। स्थिर कठिन मनुष्य, स्थिर कठिन होगा मनुष्य। ठीक है। अब आ जाते हैं हम आनूप देश पे। आनूप देश की जो वायु होगी वो शीतल वायु होगी, मतलब कि ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी यहाँ पे। आनूप देश में जल की प्रधानता होगी, मतलब कि अब ऐसा एक, जैसे कि आप केरल वगैरह चले जाओ, वहाँ पे सी के साइड में चले जाओ तो आप देखोगे कि एयर में अलग सी एक उष्णता रहेगी, मतलब कि वो रहेगी, ड्राइनेस नहीं रहेगी वहाँ पे, शीतल ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी वहाँ पे। ठीक है। वहाँ के जो प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे? तल, तमाल, नारिकेल, कदली। मतलब कि जो नारियल वारियल के आपको जो प्लांट्स दिखते हैं वो ज़्यादातर उसी तरफ दिखते हैं जहाँ पे वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा रहती है। कदली, कदली मतलब क्या होता है? केले। केले को क्या बोलते हैं? अंशुमति भी बोलते हैं। अंशुमति किसका पर्याय है? पानी का। अंशुमति केले को ही बोलते हैं। केला, कदली, अंशुमति। जो बुरहानपुर तरफ है वहाँ पे केले बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो जो अनूप देश है वहाँ पे पानी का प्रेजेंस ज़्यादा है और वहाँ पर नारिकेल, कदली, तमाल, तल ऐसे प्लांट्स उगते हैं।
यहाँ पे कौन से पक्षियों की प्रधानता होगी, जिस जो पानी में ज़्यादा रहते हैं, तो पानी में कौन कौन से रहते हैं? हंस हो गया, हंस को आपने देखा होगा। चकव, चकवा, बगुला, बगुले को भी आपने मैक्सिमम पानी में ही देखा होगा। तो यहाँ पे पानी में ज़्यादातर ये पक्षी रहते हैं। ठीक है। पुंडरीक हो गया, भृंगराज, भृंगराज जो पक्षी होता है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कौन कौन से लोग हो गए? अनूप देश में, अनूप देश में सुकुमार लोग। सुकुमार मतलब कि मोटे ताजे ऐसे लोग ही रहेंगे। जहाँ अगर आप केरला तरफ चले जाओ तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो मोटे ताजे ऐसे सुकुमार लोग मिलेंगे, जिनमें पवन और कफ की प्रधानता होगी, मतलब कि वात और कफ की बहुलता होगी इन लोगों में, जो अनूप देश के है। ठीक है। इसके नेक्स्ट आ जाता है साधारण देश। साधारण देश में क्या है? इसमें मिश्रित लक्षण मिलेंगे। मिश्रित लक्षण जो है वो उत्तम देश है, मतलब कि ना ज़्यादा वात है, ना ज़्यादा पित्त है, ना ज़्यादा कफ है, सबकी सामता है। तो ये सबसे उत्तम देश है। सबसे उत्तम देश का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे उत्तम देश कौन सा है? सबसे उत्तम देश है साधारण देश। ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे जांगल देश की पिक्चर लगा के रखी। जांगल देश में जो वायु है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। तो ये फर्स्ट वाली जो पिक्चर दिख रही है, वायु में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है यहाँ पर, तो ये जांगल देश है। इसके जो वृक्ष है, जो पहला वृक्ष है वो है कदर, दूसरा है खदिर। खदिर को आप पहचानते हैं, इसमें देखो कांटे दिख रहे हैं, कांटे। कदर वाला बहुत लंबा वृक्ष है। असन, असन देखो कितना लंबा वृक्ष है। तो इसमें जो लंबे लंबे वृक्ष है वो आते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो वट का जो वृक्ष है, वट की जो रूट्स होती है वो बहुत लंबी लंबी होती है, क्योंकि वहाँ पे वाटर की प्रेजेंस नहीं होती, तो उसको वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत नीचे तक के जाना पड़ता है रूट्स को। आमलकी का वृक्ष मैंने लगा के रखा, ये रहा आमलकी का वृक्ष। ठीक है। जो पक्षी जो लगा के रखे मैंने, ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ये लाव है। लाव पक्षी जो पाया जाता है वो जांगल देश में पाया जाता है। लाव। तीतर, तीतर जो है सेकंड पक्षी है, तीतर। और ये जो थर्ड है वो चकोर, चकोर पक्षी। चकोर पक्षी आपको पता है क्या है? ये पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है, पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है चकोर पक्षी। तो लाव, तीतर और चकोर। ठीक है। नेक्स्ट में जो यहाँ पे जो दोष है, दोष है वो वात पित्त कफ है। वात और पित्त की प्रधानता, इसको कैसे याद कर सकते हैं? वीआईपी से अपन याद कर सकते हैं इसको। जो जांगल देश है, जांगल देश में कौन लोग जाएंगे? वीआईपी लोग। वीआईपी लोग जांगल देश, जैसे कि यहाँ पे जो अमिताभ बच्चन है वो गया है जांगल देश में, ये वीआईपी इंसान है, तो ये जांगल देश में गया है। तो इससे आपको याद रहेगा कि वीआईपी जो है वो जांगल देश में जाते हैं, वीआईपी कहा जाते हैं जांगल देश में। तो वात और पित्त की प्रधानता जांगल देश में होती है। इसके नेक्स्ट आ जाता है अनूप देश। अनूप देश में जो वायु है, देखो यहाँ पर ये हिमालय टाइप का जो मैंने पिक्चर लगा के रखी है, जिसमें जो वायु है इसमें शीतलता है, वायु में शीतलता है, तो ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। इसके जो वृक्ष है यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया तल का तल तमाल का जो वृक्ष लगाया है मैंने यहाँ पे, तल या फिर तमाल जिसको बोल सकते हैं, दोनों अलग अलग है, ये तमाल का वृक्ष है। ठीक है। जो नेक्स्ट है वो नारिकेल, मतलब कि जो नारियल दिख रहा है आपको यहाँ पे, नारियल, नारियल का वृक्ष है। जो तीसरा है वो कदली या फिर केला या फिर अंशुमती, अंशुमती या फिर केला, जो कि ज़्यादा वाटर जहाँ पर होता है वहाँ पर उगता है। इसके नेक्स्ट क्या जाता है, यहाँ पे पक्षी कौन कौन से हैं? पक्षी मैंने आपको बताए थे, हंस, ये जो फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है ये हंस का है। यहाँ पर कौन कौन से? अनूप प्रदेश में, देखो पानी में ही दिख रहा है, ये पानी में ही दिख रहा है अनूप प्रदेश में, ये जो है हंस है। ठीक है, हंस। ये है बगुला, बगुला जो है ये भी पानी में दिख रहा है आपको, अनूप देश में बगुला। और कौन सा है ये है भृंगराज, भृंगराज का भी मैंने यहाँ पे फोटो लगा के रखा हुआ है। बस ये देखो, इसके इसमें जो दोष है वो कौन से है? वात और कफ की बहुलता है। वात कफ को मैं आपको कैसे याद कराऊं? बहुत खराब। ये जो लड़की जो पानी पी रही है ये बहुत खराब पानी है, क्योंकि जो बहुत सारी वाटर बॉर्न डिसीजेस होती है वो खराब पानी पीने से ही होती है। तो आपको बहुत खराब से मैंने याद करा दिया, वात कफ की यहाँ पे प्रधानता है अनूप देश में। और साधारण देश तो आपको याद ही है, जो कि उत्तम देश है, यहाँ पे सबके मिश्रित लक्षण मिलते हैं। तो अपन नेक्स्ट में आ जाते हैं औषध संग्रह काल। औषध संग्रह काल में क्या बताया है कि जो शाखा है और पत्र है, शाखा, पत्र और पलाश, इसका संग्रह हमें वर्षा और बसंत में करना चाहिए।
वर्षा और बसंत में क्या आएगा, शाखा पत्र पलाश। मैंने अगर ट्रिक्स भी आपको बहुत अच्छी बता के रखी है, आप पूरा लेक्चर देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, वर्षा बसंत में शाखा पत्र और पलाश का संग्रह करना है। वर्षा और बसंत में मैं आपको बीबी से याद कराऊंगा। बीबी जो जिसकी शादी हो जाती है, वो जो बीबी है, मैं आपको उससे याद कराऊंगा। बीबी मतलब क्या है, वर्षा बसंत। बीबी मतलब वर्षा बसंत। इसमें काय का संग्रह करना चाहिए, शाखा पत्र पलाश। तो जैसे कि जो हवन हवन वगैरह होता है, तो जो बीबी होती है वो शाखा पत्र पलाश का संग्रह करके हमारे घर में लाती है। मतलब कि अगर हवन वगैरह हो रहा है, तो जो बीबी है वो शाखा पत्र और पलाश का क्लीन क्लीन, मतलब कि फ्रेश फ्रेश संग्रह करके घर पे लाएगी। तो बसंत ऋतु में पत्ते नए नए आते हैं, वर्षा ऋतु में वो क्लीन हो जाएंगे। तो बसंत और वर्षा ऋतु में जो बीबी है वो शाखा पत्र पलाश को कलेक्ट करके हवन के लिए लाएगी। मूल का संग्रह कब करना है, मूल का संग्रह करना है हमें ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में। जैसे कि अपन को पता है, जो जड़ें होती है वो ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पानी नहीं रहेगा। तो पानी नहीं रहेगा तो वो डीप जाएगी, डीप जाएगी। ग्रीष्म ऋतु में मूल का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मूल बड़ी रहेगी। ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में, शिशिर ऋतु में क्या है, शिशिर ऋतु में कैम्बियम बनता है, प्रोकैम्बियम आपने पढ़ा था। तो ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में मूल का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में उसकी लेंथ बढ़ेगी और शिशिर ऋतु में उसकी ब्रेथ बढ़ेगी। तो ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में मूल का संग्रह करना चाहिए। त्वक, कंद और चीर का संग्रह शरद ऋतु में करना चाहिए। त्वक, कंद और चीर का संग्रह शरद ऋतु में करना चाहिए। सार का संग्रह कब करना चाहिए, सार का संग्रह हेमंत ऋतु में करना चाहिए, क्योंकि हेमंत ऋतु में हमारी जठर अग्नि अच्छी होती है। तो हम सार को या फिर घन को पचा सकते हैं, मतलब कि जो एक ठोस चीज़ है, सार को हम पचा सकते हैं। सार मतलब एक्सट्रैक्ट है, तो सार को हम हेमंत ऋतु में पचा सकते हैं। तो ऐसे हमको याद करना है। फल और पुष्प यथा ऋतु, मतलब कि जब वो फल और पुष्प आ जाए तब हमें उसका संग्रह कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई फल कब आता है, कोई पुष्प कभी आता है। तो हमको जब मिल जाए, मतलब कि यथा ऋतु, अगर अभी फल आया है, अभी पुष्प आया, तो अभी तोड़ लो उसको। ठीक है, यथा ऋतु मतलब कि उसको संग्रह करना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे ट्रिक भी बता के रखी है। यहाँ पे जो बीबी है, बीबी को अब मैंने कैसे याद करवाया था आपको, वर्षा बसंत से। बीबी हवन के लिए फ्रेश और क्लियर शाखा और पत्र लेकर आती है। ठीक है, जो बीबी है वो हवन के लिए क्लियर, मतलब कि शाखा पत्र और शाखा पत्र और पलाश कलेक्ट करके लाती है। हवन के लिए शाखा पत्र और पलाश कलेक्ट करके लाती है। ग्रीष्म और शिशिर में पानी एब्जॉर्ब करने के लिए डीप नीचे जाती है। ठीक है, ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में जो रूट्स या फिर जिसको मूल बोलते हैं अपन, वो नीचे जाती है पानी एब्जॉर्ब करने के लिए। और जो कॉर्क कैम्बियम भी बनता है इसी में, शिशिर ऋतु में कॉर्क कैम्बियम बनता है, जो कि उसकी ब्रीथ को बढ़ाएगा। और जो रूट्स की जो लेंथ बढ़ेगी वो ग्रीष्म ऋतु में बढ़ेगी। ठीक है, इससे आपको याद हो गया। ठीक है, शरद पवार को आप जानते होंगे। शरद पवार एक पॉलिटिशियन है, जो कि अपन इसे ऐसे याद कर लेते हैं, वो TKD पार्टी का है। ठीक है, जो शरद पवार है वो TKD पार्टी का है। तो मैं इससे आपको क्या याद करवाना चाहती हूँ, जो शरद ऋतु में है, जो शरद ऋतु है उसमें, शरद ऋतु में अपन को त्वक, कंद और दुग्ध का संग्रह करना चाहिए। त्वक, कंद और दुग्ध का संग्रह शरद ऋतु में करना चाहिए। त्वक, कंद और दूध का संग्रह। ठीक है, इसके बाद हेमंत ऋतु में मैंने आपको बता दिया था, हेमंत ऋतु में अपन को सार का संग्रह करना चाहिए। और फल पुष्प हमें हमारे बस में नहीं है, हमें जब मिल जाए तब उसको कलेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, फल और पुष्प हमारे बस में नहीं है, जब मिल जाए तब उसको कलेक्ट कर लो आप। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दोष अनुसार अनुपान, जो चरक कल्प अध्याय है। इसमें 12वें श्लोक में जो अनुपान जो दिए हैं, जैसे कि वात विकार में जो दिए हैं, आप अगर यहाँ पे देखोगे वात विकार में क्या क्या अनुपान दिए, सुरा, सौवीर, तुषोदक, मैरेयक, मेदक, धान्य अम्ल, फल अम्ल, तक्र अम्ल। तो ये जो सारे जो दिख रहे हैं आपको,
ये जो फल अम्ल, तक्र अम्ल, धान्य अम्ल, सूरा, सोरे, सोरेयक, ये सब जो है वो क्या है, अम्ल रस प्रधान है। मतलब कि इसमें अम्ल रस की प्रधानता है। वही तो वात विकार का शमन करेंगे। अम्ल रस जो है वो वात विकार का शमन करेंगे। तो इसमें जो है अम्ल रस प्रधान वाली सारी चीजें हैं। जैसे कि देखो, तीन चीजों के पीछे तो अम्ल रस डायरेक्ट डायरेक्ट आ गया। धान्य अम्ल, फल अम्ल, तक्र अम्ल। फिर ये सूरा, सोवीर, ये भी मेरेयक, ये सब जो है ये अम्ल रस प्रधान है। ठीक है। पित्त विकार में क्या आ जाएगा, पित्त विकार में सारी जो औषधियाँ आएगी या फिर सारे जो द्रव्य आएगा वो मधुर रस वाले आएंगे। मधुर रस वाले आएंगे, जैसे कि ये हो गया मधु, मधुक, मधुक मतलब मुलेठी, मधु, मधुक, बुद्विका, आमलक। यहाँ पर जो आमलक जो दिया है ना, आमलक शीतवीर्य है। शीतवीर्य होने के कारण वो पित्त को कम कर रहा है। आमलक ही जो है वो शीतवीर्य है, इसके कारण वो पित्त को कम कर रहा है। परुषक, परुषक मतलब त्रिफला वाला परुषक है यहाँ पर, तो वो भी तो मधुर ही है, मधुर त्रिफला है परुषक। ठीक है। और क्षीर भी मधुर ही है, फाणित। ठीक है। ये पित्त विकार में अपन को इसका अनुपान यूज करना है। कफ विकार में क्या है, मधु, मूत्र। बस आपको यहाँ पे मूत्र याद करना है। मधु तो देखो दोनों में है, यहाँ पे पित्त विकार में भी है, कफ विकार में भी है। पित्त विकार में भी है, कफ विकार में भी है। मधु पित्त का भी शमन करेगा, कफ का भी शमन करेगा, लेकिन जो मूत्र है वो कफ का शमन कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मूत्र है, मूत्र के गुणों में आता है रुक्ष आता है। तो रुक्ष के कारण, रुक्षता के कारण वो कफ विकारों में अनुपान का यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, ये आपको याद हो गया। इसके नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके नेक्स्ट में क्या है, औषध संग्रह। मतलब कि इसमें क्या बताया है, जब आप औषध संग्रह कर रहे हो तो आपको कैसे तरह से करना है, किस तरीके से आपको औषध का संग्रह करना है। तो औषध संग्रह में क्या आपको जैसे कि आप औषध संग्रह करने गए, जंगल में गए, तो आपको सबसे पहले मंत्र 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 को जाप करना है। मंगलाचार्य का उच्चारण करके आपको पूर्व उत्तर मुख होकर औषध ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि आपको औषध, आप जंगल में गए, वहाँ पर आपको मंगलाचार्य का उच्चारण करते हुए पूर्व उत्तर मुख करते हुए औषध का ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। पूर्व उत्तर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, देखो मैंने यहाँ पे ये लगाया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको फेस करते हुए उस औषध का ग्रहण करना है। ठीक है। इसके बाद क्या जाता है, वमनार्थ मधु एवं सेंधव लवण का प्रयोग। अपन क्या, जब ये जो वामक द्रव्य देते हैं ना, तब इसमें मधु और सेंधव लवण का प्रयोग करते हैं। मधु और सेंधव लवण का प्रयोग क्यों करते हैं ये बताए इसमें। सर्वतु मधु सेंधवम कफ विलियनच्छ अच्छनार्थ वमनेषु विदग्धया। मतलब कि जो कफ है, जो मधु और जो सेंधव है वो कफ का विलियन कर देता है, कफ को पिघला देता है, इसलिए अपन मधु और सेंधव का यूज करते हैं। ठीक है। मधु और सेंधव का क्यों यूज करना है, क्योंकि जो कफ है वो पिघला दे रहा है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कफ विलियन, कफ विलियन अच्छा नदार्थ। ठीक है, ये आपको टर्म याद रखना है, कफ विलियन छर्दनार्थ। ठीक है। इसके नेक्स्ट चलते हैं। इसके नेक्स्ट में क्या आता है, वमन द्रव्याणाम मदन फलानी श्रेष्ठतम। वमन करवाने वाले जो द्रव्य है इसमें सबसे श्रेष्ठ मदन फल। मैंने आपको पहले ही बताया था, वमन करवाने वाले द्रव्य में मदन फल सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन क्यों है, बिकॉज ये जो वमन कराने वाला मदन फल है वो उपद्रव रहित है, मतलब कि कोई उपद्रव नहीं करता है। दैट इज वाई ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है द्रव इसमें, मतलब कि वमन करवाने में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये उपद्रव रहित है, उपद्रव नहीं करता है पेशेंट में। ठीक है। मदन फल का संग्रह कब करना है आपको, मदन फल का संग्रह बसंत और ग्रीष्म ऋतु के मध्य में करना है। वसंत और ग्रीष्म ऋतु के मध्य में करना है, क्योंकि बसंत ऋतु में तो आपको पता है कफ का प्रकोप होता है, तो बसंत ऋतु में नहीं करना है, बसंत और ग्रीष्म ऋतु के मध्य में करना है। ठीक है। इसको कैसे यूज, मतलब कि इसका और इसके बारे में, संग्रह के बारे में बताया कि पुण्य मृगशिरा एवं अश्विनी नक्षत्र में, पुण्य मृगशिरा एवं अश्विनी नक्षत्र में एवं चैत्र मूर्त के समय दिन में संग्रह करें।
दिन में संग्रह करना है। पुण्य एवं मृगशिरा, पुण्य एवं मृगशिरा अश्विनी नक्षत्र में, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, जब पांडु वर्ण के फल में मधु जैसा गंध आने लगे। जब पांडु मतलब कि सफेद, मतलब कि लाइट, मतलब कि सफ़ेद तो नहीं बोल सकते, जब मैंने यहाँ पे फोटो भी लगा के रखा है, देखो ये लाइट कलर का दिख रहा है, तो जब लाइट कलर का हो जाए, ये लाइट कलर का हो जाए और इसमें मधु जैसी स्मेल आने लगे, मतलब कि शहद जैसी स्मेल आने लगे, तब इसका संग्रह करना है, ठीक है। संग्रह में क्या करना है, मदन फल को कुश पोटली में बांधकर 8 दिन रात तक धान्य राशि में रखे। मतलब कि आपने मदन फल का जब ये इसमें मधु जैसी गंध आई और लाइट कलर का था, इसको अपन ने संग्रह कर लिया। इसको क्या करना है, आपको एक पोटली में बांधकर 8 दिन रात तक, धान्य राशि मतलब क्या है, धान, सीधी सीधी धान में आपको इसको रख देना है। धान में आपने इसको रख दिया 8 दिन रात तक के, मतलब कि 8 दिन तक आपने इसको रख दिया, मतलब कि 8 दिन तक रख दिया। इसके बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। इसका संग्रह अपन को ऐसे करना है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, मदन फल कल्प अध्याय को इसको पूरा कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।